पेज नंबर 19 टॉपिक है हमारा राज्य का पुनर्गठन आयोग। तो इस टॉपिक में आज हम ये क्लियर कर ही देंगे। मैं सोच रहा हूँ कि खत्म कर ही दूँ इस टॉपिक में, ठीक है। तो बीच में कोई डिस्कशन नहीं, जो बात समझ में ना आए वो मेरे से पूछते रहना। क्या बंटवारे और देसी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। फिर से रिपीट कर रहा हूं लाइन को। बंटवारे और देसी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती अभी सामने थी। आंतरिक सीमाएं, बाहरी सीमाओं को हम करने के लिए अपना काम तो कर ही रहे थे, मगर एक विषय बन गया कि अंदर की जो सीमाएं हैं किस निर्धारित की जाए, किस तरीके से उनको निर्धारित की जाए। तय करने की चुनौती अभी सामने थी। ये महज प्रशासनिक विभाजन का मामला न था, प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई, अंडरलाइन करना इस बात को, देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित। देख लो, इस तरीके से सीमांकन करना है। पता नहीं कि ये भी ना लगे कि यार मुझको अलग कर दिया, मुझको यहाँ रखना था और मुझको तो इन्होंने अनदेखा किया। समझ लो ना बात को। आपसी भाईचारे में आप एक सहेली के फ्रेंड ग्रुप में देख लो, अगर हल्का सा किसी ने इग्नोर कर दिया, दुख लग जाता है कि लग जाता? बहुत ज्यादा आता है ना। तो वही चीज अगर देखा जाए तो कि वो सीमांकन आंतरिक रूप में करना आसान बात नहीं था। वो बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य था कि किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म या किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संगठन को, किसी भी समूह को ऐसा महसूस ना हो कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है या खराब काम हमारे साथ हो रहा है या पक्षपात हो रहा है, कुछ भी वटएवर, कुछ भी, कोई भी नेगेटिव थॉट उनके मन में नहीं आनी चाहिए। कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले और साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित ना हो। क्या औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुधार के लिहाज से तय की गई थी। अंग्रेजों ने उस टाइम की जो सीमाएं तय की थी वो क्या था, उनको अपने प्रशासन को किस तरीके से चलाना है, अपने फायदे के लिए, सुविधा के अनुसार उन्होंने उस सीमाओं को सीमांकन किया गया था। उनको ये नहीं देखना था क्या है क्या नहीं, किसको क्या फर्क पड़ रहा है, किससे फर्क नहीं, उनको अपने प्रशासन को देखना था। उसके हिसाब से उन्होंने सीमा बांटी हुई थी। फिर से रिपीट करता हूं, औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुधार की लिहाज से तय की गई थी। जो भी है सुविधा तय की गई थी, या ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र को जीत लिया हो उतना क्षेत्र एक अलग प्रांत मान लिया जाता था कि भैया ये हिस्सा हमने जीत लिया, ये अब एक अलग, एक बार में हमने जीत लिया, इसको ये अलग प्रांत का दर्जा दे दिया। बात समझ रहे ना कि प्रांतों की सीमा इस बात से भी तय होती थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है। भाई रजवाड़े कुछ छोटे भी थे, कुछ बड़े भी थे। तो जो बड़े रजवाड़े थे उनके पास इलाके भी बड़े होंगे अगर देखा जाए तो। क्या हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया। फिर से रिपीट, हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया क्योंकि उनको ये अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। ब्रिटिश सरकार ने जिस तरीके से भारत का सीमांकन किया हुआ था, उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वादा किया। लोग
भाषा के आधार पर। यहाँ लोग भी संतुष्ट हो गए थे। सन इसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया होगा, और अनेक प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषाई इलाके के आधार पर बनाया गया, और ये समितियां ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक विभाजन को अपने कामकाज से नहीं बरतती थी। बस क्लियर? क्या आजादी और बंटवारे के साथ स्थितियां बदली, थोड़ा सा चेंजेस हुआ। हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है तथा देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। भाई उस टाइम पहले की सिचुएशन किस तरीके से थी, लोग विद्यमान थे, लोगों ने समझा और सीमांकन हो गया। मगर धीरे धीरे समय के साथ इंसान की सोच बदलती है, तो फिर उसके ऊपर काम करना स्टार्ट हो गए। क्या हमारे नेताओं को ये भी लगा कि भाषावार राज्यों के गठन से दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक सकता है, जबकि देश इस चुनौती की चपेट में है। क्या केंद्रीय नेतृत्व में इस मसले में स्थगित करने का फैसला किया, और रजवाड़ों का मसला अभी हल नहीं हुआ था। बंटवारे की यादें अभी ताजा थी। ऐसा नहीं था कि ये जो सीमांकन हो रहा है क्लियर हो गया कि इतने रियासत हमारे क्षेत्र में शामिल हो गए। अभी तो हम लगे हुए थे कि जम्मू एंड कश्मीर को किस तरीके से विलय करें, जूनागढ़ को किस तरीके से विलय करें, बीच में ये भी एक कार्य था। नेक्स्ट टॉपिक केंद्र का ना, केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दी। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़क उठा। पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पुराने मद्रास प्रांत में मतलब प्रांत का मतलब मालूम है ना, राज्य, ठीक है। प्रांत में आज के तमिलनाडु, जो आज का तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश क्या है, शामिल थे। इसके कुछ हिस्से मौजूदा केरल एवं कर्नाटक में भी हैं। क्या विशाल आंध्र प्रदेश, कह रहा है कि आंध्र में है, आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया आंदोलन। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई। पहला अगर मैं कहूँ जो राज्य बना है किसमें, आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया आंदोलन भाषा के आधार पर। तो क्या है कि आंध्र आंदोलन ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नए राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए, और तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है ना? नहीं। पक्का पीछे एक बार देख लियो जो मैंने कराया, अगर उसमें समझ आता है गुड, ना तो मैं देख लूंगा क्या करना है, नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्लास देनी है कुछ भी। क्या केंद्र सरकार हाँ ना की दुविधा में थी, और उसकी एक मनोदशा से इस आंदोलन ने जोर पकड़ा। कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी, अब इन वर्डों को ध्यान समझना, कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी पोट्टी श्री रामुलु और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। अनिश्चितकालीन बैठ गए और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। लोग यानी कि श्री अन्ना हजारे जी को भी पीछे छोड़ दिया उन्होंने कितना रखा था? अभी दिल्ली में जो हुआ था लोकपाल बिल को लेकर 12 की 13 दिन का था उनका अनशन,
कैसे जी गए देश के बाद सरकार के बारे में नहीं, मगर वही बात है, अब वही बात आ गई ना, देश के हित के लिए, सुनो, देश के हित के लिए अगर कोई कार्य करना है, जनता के हित, देश के करो, जनता के हित के लिए जब कोई कार्य करता है तो ऐसे लोग निकलकर सामने आते हैं और इनके कारण ही बड़ी बड़ी सरकारें भी झुक जाती है। इतिहास में भी इनका नाम है, इतिहास में भी, और इतिहास बनता है इनकी वजह से। क्या बात। आगे बढ़े इसी के साथ, कह रहा है 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इससे बड़ी अवस्था फैली और आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं हुई। ये जो लाइन अब कही जा रही है ना, ये तैयारी बता रहा है कि एक नया राज्य किस तरीके से बना। क्या है कि लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल गए। पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए और मारे गए। मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की। अंडरलाइन कर दो इस लाइन को, आंध्र प्रदेश 1952। चलो बहुत अच्छा। ये देखो भीड़ के अंदर भीड़ के सामने बैठे बबीता के पापा। अब बबीता के पास बुक नहीं है तो बबीता समझ नहीं पाएगी कि ये कैसे है कैसे नहीं। अरे चलो ठीक है, मैं सॉरी करेगा, देखा सॉरी। नेक्स्ट पेज नंबर 21, छोटा सा पैराग्राफ। बाप जवान है। आंध्र के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्से में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा। यानी कि एक ने आवाज उठाई तो दूसरे राज्य ने भी कहा कि भैया हम काहे को पीछे रहे, हमें भी चाहिए अलग राज्य। तो राज्य पुनर्गठन आयोग बन ही गया, अलग राज्य बनाने के लिए उतारू हो चुका है। तो एक होता है एक मांग, जब एक मांग कोई करता है तो उसको देखकर दूसरे लोग भी शामिल ऑटोमेटिकली कि भैया होता ना कि एक ने हिम्मत करी तो अब दूसरा भी हिम्मत करेगा। क्या इन संघर्षों के माध्यम बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। अच्छा ये लाइन मैंने पहले बोल दी। 1953 में इन सब चीजों को जब सरकार देखने लगी ना तो उन्होंने क्या बनाया, राज्य पुनर्गठन आयोग। 1953 में इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था। इससे अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। यानी कि 1953 के बाद जब इस पुनर्गठन आयोग ने अपना कार्य करना स्टार्ट किया तो ये 14 राज्य और 6 केंद्र बने। ताकि डूब गई है। अब आ जाओ लास्ट पैराग्राफ। चलो जी भैया ये कैसे हो पाए? ये मेरे आगे बढ़ते हैं। नहीं है भी ऐसे करते भैया ये जो नीचे बैठा है ये चुल्लू राम। मुझे प्रीति की याद आ गई। लास्ट टू लास्ट ईयर अगर मैं कहूँ तो ये हाँ प्रीति। तो जितने भी कार्टून हुआ करते थे तो मैं एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो प्रीति भी वो है ना, तो 2 बहनें हैं। 2 बहनें, हाइट की छोटी सी है, जो छोटी सी क्यूट सी जो छोटी वाली। तो अगर मैं कहूँ तो मैं इन्हीं से एग्जांपल दिया करता हूँ। उसको मैं बड़ा तंग किया करता था कि ये प्रीति के पापा। चलो जी, कह रहा है कि आजादी के बाद से पेज नंबर 22, आजादी के बाद के शुरुआती सालों में एक बड़ी चिंता ये थी कि
अलग राज्य बनाने की मांग से देश की एकता पर आज आएगी। देखो आशंका लगाई जाती है, ये काम होना शुरू हुआ है, ये काम हो रहा है, तो क्या इसके आगे परिणाम होंगे और क्या नहीं। आशंका थी कि नए भाषाई राज्यों में अलगाववाद की भावना पनपेगी और नवनिर्मित भारतीय राष्ट्र पर दबाव बढ़ेगा। केवल जनता के दबाव में आखिरकार नेतृत्व ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मन बनाया और उम्मीद थी कि अगर हर इलाके के क्षेत्रीय और भाषाई दावे को मान लिया गया तो बंटवारे और अलगाववाद के खतरे में कमी आएगी। यानी कि सबको संतुष्ट करते हुए अगर काम किया जाए तो अलगाव की भावना नहीं आएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर अन्य राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में भी देखा गया नए राज्यों को। हाँ, केवल भाषावार राज्यों के पुनर्गठन की घटना को आज 50 साल से भी अधिक समय हो गया है। हम कह सकते हैं कि भाषाई राज्य तथा इन राज्यों के गठन के लिए चले आंदोलन ने लोकतांत्रिक राजनीतिक तथा नेतृत्व की प्रकृति को बुनियादी रूपों में बदला है। राजनीतिक और सत्ता में भागीदारी का रास्ता अब एक छोटे से अंग्रेजी भाषी अभिजात तबके के लिए ही नहीं बाकियों के लिए भी खुल चुका है। भाषावार पुनर्गठन से राज्यों के सीमांकन के लिए एक समरूप आधार भी मिला और बहुतों को आशंका के विपरीत इससे देश नहीं टूटा। इसके विपरीत देश की एकता और ज्यादा मजबूत हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली। जब हम कहते हैं कि भारत ने लोकतंत्र अपनाया है तो इसका सीधा सा मतलब इतना भर नहीं होता कि भारत ने लोकतांत्रिक संविधान पर अमल होता है अथवा भारत में चुनाव करवाए जाते हैं। भारत में लोकतांत्रिक होने का एक बेहतर अर्थ है, यानी कि ये भी कहा जाए कि सिर्फ लोकतांत्रिक देश है हमारा। लोकतांत्रिक के लिए जो कदम उठाए जाते हैं वो भारत में होते हैं। लोकतंत्र को चुनने का अर्थ था विभिन्नताओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना, साथ ही ये मानकर चलना कि विभिन्नताओं से आपसी विरोध भी हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में लोकतंत्र की धारणा विचारों और जीवन पद्धति की बहुलता की धारणा से जुड़ी हुई थी। आगे के दिनों में अधिकतर राजनीति इसी दायरे में चली। हालांकि पीछे नीचे के 2 पैराग्राफ थे, मैंने बस पढ़ दिए, मगर तुम लोग ये समझ रहे होंगे कि वो कह क्या रहा है। सीधी लैंग्वेज है, ज्यादा वो नहीं है इसमें। मगर नहीं, मैं अब ये चाहता हूँ कि सेकंड चैप्टर ना कराऊं मैं आपको, मैं फर्स्ट इसी चैप्टर के नोट से एक बार आप लोगों को अवगत कराऊं कि कुछ भी छूटा है, कुछ भी स्टोरी है अगर मैं कहूँ तो उसके अंदर और भी बातें चीज़ें याद भी आती हैं, तो एक माइंड में बैठ जाए कि हाँ फर्स्ट चैप्टर में ये सारी चीज़ें हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ें आती हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है।